हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि आपके बोर्ड में और कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेनरी का नियम और हेनरी लॉ। तो ये हेनरीज लॉ है क्या? हेनरीज लॉ क्या है, इसके बारे में आपको एक छोटे से शब्द में समझाया जाए तो जब कोई गैस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में क्या होती है, कितनी होती है, इसकी जानकारी आपको दिया गया है हेनरी के लॉ के थ्रू। तो यहाँ पर हेनरी लॉ क्या कहता है आप जानते हैं, जैसा कि पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है लिक्विड में बढ़ती है। आज इसी के बारे में हम डिटेल करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले हेनरी लॉ ने क्या बोला, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर और जिसमें हमने लिक्विड को फिलअप कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं जो आपका अप डाउन कर सकता है और यहाँ पर हम कुछ प्रेशर लगाएंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है कि ये हमारा सॉल्वेंट और हमने यहाँ पर, ये सॉल्वेंट है या लिक्विड आप कहिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गैस को फिलअप कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ये रहा हमारे गैस, ठीक है। और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, क्या होता है कि गैस के कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस लिक्विड में घुलना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये लिक्विड में घुलना शुरू हो जाते हैं तो हमने कहा कि बस ये इसका मतलब है कि जब लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। हम एक काम करते हैं, प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। पहले प्रेशर था, अब प्रेशर को और बढ़ा देते हैं। जब हम प्रेशर को फिर से बढ़ाते हैं तो जो और भी गैस के मॉलिक्यूल हैं वो भी जो है आपके सॉल्यूबल होना शुरू हो जाते हैं। हम प्रेशर को और बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं और जो है डिसॉल्व होने लगते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपके गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। सॉल्युबिलिटी को अक्सर हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर में, यानी 1 लीटर में कितने मोल डिसॉल्व हैं, या आप ग्राम पर लीटर में भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मोल पर किलोग्राम में भी बोल सकते हैं। ये आपके जो गैस जैसे जैसे इसमें सॉल्युबल होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके गिवन वैल्यूम में, यानी किसी लिक्विड के गिवन वैल्यूम में जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, इस गिवन वैल्यूम में गैस के मास क्या हो गया, बढ़ता गया। यानी यहाँ पर आपने मास की बात कही तो ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन से आप रिलेशन कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी जैसे जैसे आपने प्रेशर को बढ़ाया वैसे वैसे इस सोल्यूशन में गैस का मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। भाई जाहिर सी बात है, गैस के मॉलिक्यूल हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेट तो जरूर होगा। और वेट अगर है, अगर आपका एक गैस मॉलिक्यूल अगर आ रहा है तो कुछ वेट इसका है, कुछ वेट इसका है, कुछ वेट इसका है, यानी धीरे धीरे जो है इसका वेट क्या होगा, इस लिक्विड में क्या है, बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन वैल्यूम में जितने आपके गैस के मास डिसॉल्व हैं
वो आपका उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। किसी किसी बुक में आपका गिवन वॉल्यूम में दिया है, किसी किसी बुक में यूनिट वॉल्यूम में आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर आपका जो है जैसे जैसे प्रेशर आपने बढ़ाया गैस का सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर m प्रोपोर्शनल टू इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं k, और ये हो गया आपका p। ये आपका एक हो गया फार्मूला। यहाँ पर k क्या है, यहाँ पे k आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। अगर सपोज करिए कि कोई गैस है, किसी गैस के लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमेशा उस फिक्स गिवन टेम्परेचर पर, ये याद रखिएगा, ये जो बात हो रही है आपका, ये आपका एट ए फिक्स टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है। ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर पर अगर बात हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती और घटती है। ये हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर k जो है आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी गैस का गिवन वॉल्यूम में जो मास होता है वो आपके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, m इज इक्वल टू k इंटू पी ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई गैस है, उसके लिए आपका जो है k की वैल्यू तो वही फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर हम सपोज करिए कोई गैस का मास m1 है, किसी गैस का मास m1 है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये आपका m अपान p इज इक्वल टू k लिख सकते हैं। ठीक है, ये इधर लेके आते हैं, m आई लिख सकते हैं, ये आपका कांस्टेंट है। तो अगर आपका कोई गैस का मास m1 है और आपका प्रेशर p1 है, और गैस का अगर मास m2 दिया हो और p2 कहे कैलकुलेट करने के लिए, तो आप उस समय m1 अपान p1 इज इक्वल टू m2 अपान p2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये एट द सेम टेम्परेचर जो k की वैल्यू उस गैस के लिए क्या होगा, फिक्स रहेगा। इसलिए हम m1 अपान p1 से m2 अपान p2 से हम निकाल सकते हैं। इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बताएं। ओके, अब एक काम करते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास अभी ये जो गैस था, अभी हमने जो लिया था वो एक टाइप के गैस था, कल सिंगल टाइप का, चाहे ऑक्सीजन, चाहे हाइड्रोजन, चाहे हीलियम, चाहे कोई भी। ठीक है, लेकिन इन केस अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर आपके गैस अलग अलग हैं, अगर गैस अलग अलग हैं, सपोज करिए कि गैस आपका जो है हीलियम हो गया, गैस आपका N2 हो गया, या गैस O2 हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन सारे गैसों में से कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पे गैस की अगर अलग अलग गैसें आ जाती हैं तो यहाँ पे आपका टर्म यूज होता है पार्शियल प्रेशर। क्या टर्म होता है? पार्शियल प्रेशर। अब सवाल आता है कि सर ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास तीन गैसेज हैं। हमारे पास तीन गैसेज हैं। हमारे पास गैस ए है, हमारे पास गैस बी है और हमारे पास गैस सी है। तीनों गैसों को अलग अलग कलर से मैंने बना दिया। सपोज करिए कि इस गैस ए के आपके पास केवल 2 मॉलिक्यूल हैं
और गैस बी के मान लेते हैं हमारे पास 8 मॉलिक्यूल हैं, और गैस सी के हमारे पास मान लेते हैं 4 ही मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये गैस जो है टोटल जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हटाइए इसको। तो यहाँ पर ये गैस अपना जो है, ये भी गैस इस कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये भी गैस इस कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये भी गैस इस कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो गैस ए के मॉलिक्यूलों के द्वारा, यानी 2 मॉलिक्यूल हैं, गैस ए के मॉलिक्यूलों के द्वारा इस कंटेनर पर जितना प्रेशर अप्लाई होता है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। यानी गैस ए के मॉलिक्यूल जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो गैस ए का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। इसी तरीके से गैस बी के जितने मॉलिक्यूल हैं वो जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो गैस बी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। और गैस सी के जो मॉलिक्यूल है वो जितना यहाँ प्रेशर जो है अप्लाई करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, गैस सी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गैस ए का पार्शियल प्रेशर है तो पीए, और गैस बी का पार्शियल प्रेशर है तो पीबी, और गैस सी का जो है पार्शियल प्रेशर है तो पीसी। और अगर हम टोटल प्रेशर अगर बात कर लें, हमारा पी है तो, या टोटल प्रेशर की बात करें तो इन प्रेशर का सम जो होगा टोटल प्रेशर होगा, यानी ये आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया होगा। क्या पार्शियल, किसी एक गैस के मॉलिक्यूलों के द्वारा जितना प्रेशर एग्जर्ट होता है, जितना प्रेशर लगता है, वही प्रेशर आपका क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो किसी एक गैस के मॉलिक्यूल जितने मॉलिक्यूल हैं वो जितना प्रेशर लगा देते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल कम हैं तो कम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आपका पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं कि नहीं, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए कि मेरे पास ये जो ऑक्सीजन है इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम है, और हीलियम का पार्शियल प्रेशर सबसे कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सबसे ज़्यादा है, और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है, और हीलियम का पार्शियल प्रेशर सबसे कम है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ज़रा बताइएगा इसमें से कौन ज़्यादा सोल्यूबल है। तो अभी आपने देखा एक रिलेशन, क्या आपने क्या देखा, M प्रोपोर्शनल टू P, यानी जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यानी जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन जो है ज़्यादा सोल्यूबल होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, एज कम्पेयर टू हीलियम। यानी हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा ये आपका। अब यहाँ पर बात आती है कि पार्शियल प्रेशर की बात तो कर लिए, इसको जो है आप इस चीज़ को, हेनरी के लॉ को आप एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपका जो है इस तरीके से मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है कि हमारे पास वही पुराना वाला कंटेनर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ तक हमने लिक्विड भर लिया, और यहाँ पर मैंने कंटेनर में पिस्टन लगा दिया, प्रेशर अप्लाई करने के लिए बना दिया। अब यहाँ पर मैंने गैस के मॉलिक्यूलों को यहाँ पर बना दिया। आप जानते हैं एक छोटी सी चीज़ जो आपको बहुत पहले ही बता दिया गया है, क्या कि आपका जो है जो मास होता है, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालना होता है
तो कैसे निकालते हैं, W/m से, ये आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल अगर आपका निकल जाता है तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं N/N+N से। तो अगर किसी गैस का अगर मास अगर अंदर आ रहा है तो जाहिर सी बात है, मास अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप ये भी तो कह सकते हैं इस डिफिनीशन को कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है आपके अंदर आने लगेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, काई इज प्रोपोर्शनल टू क्या, काई इज इक्वल टू के और इंटू पी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसा समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको इधर लेके आता हूँ, इस साइड लेके आता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या इसको मैं यहीं छोड़ दूँ, तो P इज इक्वल टू, इसको नीचे लेके आता हूँ तो 1/k इंटू काई हो सकता है। और इस 1/k को आप लिख सकते हैं KH लिख सकते हैं, यानी P इज इक्वल टू KH इंटू काई लिख दिए। और ये आप जो देख रहे हैं KH, ये आपका हेनरी कांस्टेंट होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। ये आपका हो गया क्या, हेनरी कांस्टेंट। जी हाँ बच्चों, ये आपका हेनरी कांस्टेंट है। अब इस हेनरी कांस्टेंट का जो है कहानी शुरू होने जा रही है कि इस हेनरी कांस्टेंट की कहानी क्या है, इसको हम अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं। फिलहाल एक ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कैसे कैसे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए प्लीज फास्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ जो है ड्रॉ करता हूँ, ये आपका मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl गैस है, और ये आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हो गया। ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। इधर जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और इधर जा रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। आपने देखा ही है अभी ये जो रिलेशन आपके सामने आया है कि P प्रोपोर्शनल टू काई लिख सकते हैं अगर हमारा हेनरी कांस्टेंट KH जो है वो क्या हो, कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है P प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं अभी हम 0 पे थे, यहाँ पे हमने मान लिया कि भाई हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया। पार्शियल प्रेशर हमने बढ़ाया तो जाहिर सी बात है मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, इधर जा रहे हैं ना। फिर हमने पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा और बढ़ गया। पार्शियल प्रेशर हमने और बढ़ा दिया तो मोल फ्रैक्शन हमारा और बढ़ गया। पार्शियल प्रेशर और बढ़ाया, मोल फ्रैक्शन और बढ़ गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका बढ़ने का सिंबल यहाँ, और ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे आके मिला।
इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बढ़ा था, इस तरीके से ये बढ़ रहा था यहाँ पर, और इस तरीके से आप ध्यान से देखें, अगर इस पॉइंट को अगर हम मिला दिए, इस तरीके से मिला दें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स एक लीनियर जो है आपका जो है ग्राफ मिलता है। फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको मिटा देना बेहतर है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, सीधे बना देते हैं। चलिए ठीक, इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ तक तो बात हो गई कि जैसे जैसे आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ा। अब कहानी आती है हेनरी कांस्टेंट की, और यहीं पर जो है शुरू होता है खेला हेनरी कांस्टेंट का। ये के एच है बेटा, ये आपका हेनरी कांस्टेंट के एच। ठीक है, ये हेनरी कांस्टेंट जो होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जी हाँ बेटा, ये अगर आपका जो के एच है ये डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। कैसे डिपेंड करता है? ये आपका किस पे डिपेंड करता है? ये आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। चलिए, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये आपका नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है, और ये आपका डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो हेनरी कांस्टेंट के एच है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ गैस पर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। आइए इससे थोड़ा सा जानते हैं कि टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो हेनरी कांस्टेंट है वो आपका जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे जो है आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो जैसे जैसे जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप कहेंगे सर कैसे? आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। आप ये जानते हैं ये बात कि आपका एक रिलेशन अभी आपने पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर, ये के एच और ये काई के क्या है? बराबर होता है। आप एक काम करिए, इसको इधर लेकर आइए, तो आपका के एच और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी अपान काई। ठीक, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस समय आप कह सकते हैं कि के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई, और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये काई कुछ और नहीं बल्कि आपका सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। तो के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? काई। यानी जिसका के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच है। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा के एच की वैल्यू बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी जो होती है
सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये आपका एक इस तरीके का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें जो है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग गैसों के लिए, ठीक है, इसे नोट करना है, पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि अलग अलग गैसों के लिए, ठीक है, अलग अलग गैसों के लिए हेनरी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग गैसेस के लिए क्या होती है, हेनरी वैल्यू क्या होती है, हेनरी कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, फॉर डिफरेंट गैस, फॉर डिफरेंट गैस, गैस वैल्यू ऑफ KH, वैल्यू ऑफ KH आल्सो डिफरेंट, आल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका जो अलग अलग गैसेस हैं उनका जो है KH की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आप हीलियम ले लीजिए, ठीक है। हीलियम के लिए, हीलियम के लिए KH की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है 144.97 किलो बार होता है। ये आपका 293 केल्विन पे होता है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन का KH की वैल्यू जो होती है वो होती है 76.5448 किलो बार के करीब होती है। 293 केल्विन पर टेम्परेचर सेम है। ऑक्सीजन के लिए KH की जो वैल्यू होती है वो 34.86 किलो बार होता है, ये भी 293 केल्विन पर है। तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर, इस फिक्स टेम्परेचर पर अलग अलग गैसों का KH की वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। तो आपने अभी एक चीज़ कहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होगा, तो आपने कहा था सर KH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या है, सॉल्युबिलिटी का। ये सॉल्युबिलिटी का ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका जो है KH की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे कम KH की वैल्यू किसकी है, आपका 34 इसका है। यानी आप ऑक्सीजन का जो है सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी, और सबसे कम जो होगी हीलियम की होगी। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी डिपेंड कैसे कर गया, KH के वैल्यू पर। तो अभी आपने देखा क्या कि एक ही गैस के लिए, एक ही गैस के लिए, सॉरी, अलग अलग गैस के लिए KH की जो वैल्यू होती है, एक ही गैस के लिए, सॉरी, अलग अलग गैस के लिए एक ही टेम्परेचर पर, यानी सेम टेम्परेचर पर KH की वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी उसी हिसाब से क्या है, घटती है। अब मैं बात जो करने जा रहा हूँ, क्या एक ही गैस के लिए सॉल्युबिलिटी, क्या एक ही गैस के लिए KH की वैल्यू अलग हो सकती है, हाँ हो सकती है। क्योंकि आपको पता ये बात कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। आइए उसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, फॉर सेम गैस, फॉर सेम गैस, सेम गैस वैल्यू ऑफ KH, वैल्यू ऑफ KH आल्सो
मे बी डिफर, मे बी डिफर, मे बी डिफर, अलग हो सकता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल दे दें। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ऑक्सीजन गैस, इसका KH की जो वैल्यू होती है वो 34.86 किलो बार, ये होता है आपका 293 केल्विन पर, जैसा कि अभी आपने देखा था ऑक्सीजन का KH की वैल्यू। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं KH की वैल्यू भी बढ़कर यानी 46.82 किलो बार के बराबर होता है, और ये 303 केल्विन पर होता है। यानी केवल 10 केल्विन आपका इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर KH की वैल्यू भी इंक्रीज हुआ। और इस समय आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है। इस समय यहाँ पर इस समय यानी लो टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हाई टेम्परेचर कम टेम्परेचर अगर आप बढ़ जाता है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। इससे एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता है जिसमें आपका ये पूछा जाता है कि क्या रीज़न है कि गर्मियों में एक्वेटिक एनिमल जो है मरने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपका सिंपल सा जवाब है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन गैस का हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन का कम हो जाएगा इन वाटर। और जब आपके वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी के कारण आपके जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या होते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको नोट करना है तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं एक लास्ट पॉइंट पर, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा है यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट होता है ये आपका डिपेंड करता है किस पर, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं जो आपके फार्मूले है उस पर। आइए देखते हैं कि क्या फार्मूला है। तो यहाँ पर आपने देखा कि P इज इक्वल टू KH इंटू काई होता है। ठीक है, और आप सब लोग को पता है कि ये काई जो होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है, ये क्या है, ये यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, अनुपात है, और आप जानते हैं कि फ्रैक्शन जहाँ पे आ जाता है वहाँ पर ये यूनिट लेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगर इसका कोई यूनिट नहीं होता है तो इसको हटा देते हैं तो P इज इक्वल टू KH हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जो यूनिट प्रेशर का होगा वही यूनिट आपका किसका हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो आपका प्रेशर के यूनिट के बराबर होगा। अगर आपका प्रेशर दिया हुआ है बार में तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो आपका बार हो जाएगा। अगर किलो बार में दिया है तो ये आपका किलो बार हो जाएगा, पास्कल में दिया है तो पास्कल में हो जाएगा, एटीएम में दिया है तो एटीएम में हो जाएगा। यानी जो प्रेशर का यूनिट होगा वही यूनिट आपके हेनरी कांस्टेंट का होगा। तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो आपका बार या फिर किलो बार या पास्कल या फिर एटीएम या डाइन कंटाइन जो कहिए वो हो जाएगा। ठीक है, कंटाइन छोड़ दीजिएगा, बस डाइन याद रखिएगा। प्रेशर की यूनिट डाइन होती है, कंटाइन नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये लेक्चर समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। इससे अच्छे कंटेंट आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।